झारखंड वेलकम टू लर्नर्स गैराज एजुकेशन। आज के टॉपिक में डिस्कस करूंगा इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन। वीडियो का पार्ट नंबर 35 में पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चैनल का नेम सर्च करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। पेपर 1 के लिए कोर्स है आपका हिंदी और इंग्लिश का, और अदर एग्जाम जितने भी झारखंड के एग्जाम है सबके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हिंदी और इंग्लिश में टॉपिक वाइज आपको प्रॉब्लम है तो हर एक टॉपिक को मैं वहाँ पे धीरे धीरे प्रोवाइड करा रहा हूँ, एंजॉय कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपको पता करना है कि ये सो सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन है, उसमें कहाँ पे एरर है। 4 पार्ट्स आपके पास प्रोवाइड किया हुआ है। देखिए पढ़िए इसको। द विजिटर्स कंप्लेंट एट द पुअर एकोमोडेशन दे वेयर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टूर। एक सेंटेंस आपको देखने को मिल गया, तो किस पार्ट में आपको एरर है? दे वेयर प्रोवाइडेड एट द पुअर एकोमोडेशन, द विजिटर्स कंप्लेंट, या फिर ड्यूरिंग द टूर। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो इसका पार्ट नंबर बी में आपको एरर पता चल जाएगा। एरर कहाँ पे है? द विजिटर्स कंप्लेंट एट द पुअर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एट का आप लोग प्रीपोजिशन का यूज आप लोग किसी प्लेस को डिनोट करने के लिए कहते हैं, या स्मॉल प्लेसेस को डिनोट करने के लिए करते हैं। यहाँ पे कंप्लेंट एट नहीं, कंप्लेंट अबाउट होना चाहिए। किसी के बारे में, किसी से रिलेटेड चीज़ के बारे में आप बात करते हैं तो वहाँ पे प्रीपोजिशन अबाउट लगना चाहिए, न कि प्रीपोजिशन एट। तो गड़बड़ पार्ट नंबर आपका बी में हो जाएगा। ओके, द विजिटर्स कंप्लेंट अबाउट द पुअर एकोमोडेशन दे वेयर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टूर। ओके, तो इसको याद रख लीजिएगा, कंप्लेंट। ओके, बाकी एकोमोडेशन का स्पेलिंग देख लीजिएगा, हो सकता है आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में डाल दें। इसका मतलब होता है सुविधाएं, फैसिलिटीज। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में इसी तरह से वर्ड है एक इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जैसा भी बताया कि एकोमोडेशन में देख लीजिएगा स्पेलिंग। एक स्पेलिंग बताइए कि कौन गड़बड़ है। अप्रूवल सही है, क्रिटिसिज्म सही है, हेलीकॉप्टर सही है, या फिर सेंसर सही है। कौन इसमें सही है या फिर कौन गलत है? इसमें सारा का सारा सही है एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर सी। हेलीकॉप्टर का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। कैसे भाई? तो यहाँ पे जो डबल एल आई लिखा हुआ है, डबल एल आई नहीं होता है, सिंगल एल आई होता है। ओके, तो यहाँ से हेलीकॉप्टर का करेक्ट स्पेलिंग ये होना चाहिए। तो इस तरह से पार्ट नंबर बी में एरर चला जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी सारा क्रिटिसिज्म मतलब क्या होता है? किसी को क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब याद रख लीजिएगा, हिट आउट। क्या होता है? हिट आउट। जब कुत्ते बिल्ली की तरह पॉलिटिशियन लड़ते रहते हैं तो न्यूज़पेपर में हमेशा देखने को मिलेगा आपको हिट आउट का प्रयोग। और सेंसर मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, ठीक है, सेंसर करना। सेंसर बोर्ड का नाम सुने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता है, अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इन मीनिंगफुल ऑर्डर। 4 आपके पास सेंटेंस है, उसको ऑर्डर करके आपको फिर बताना है कि कहाँ पे जो है कौन ऑर्डर में लगेगा। पढ़िए। द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर द इंडियन हॉर्नबिल। एक इंडियन हॉर्नबिल है, उसके नाम पर एक फेस्टिवल है। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज द मोस्ट एंटिसिपेटेड कल्चरल कार्निवल ऑफ दिस स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नागालैंड इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड इथनिकली डाइवर्स स्टेट। The hornbill is often displayed on the traditional tribal heads on during the Naga festival। अब यहाँ से बताइए कि इसमें क्या क्या कौन सा लगना चाहिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिएगा, द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज द मोस्ट एंटिसिपेटेड कल्चरल कार्निवल। पहले तो ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए था। द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर इंडियन हॉर्नबिल। द फेस्टिवल यानी कि अब आर्टिकल द लगता है तो आर्टिकल द जो होता है सेकेंड टाइम इंट्रोडक्शन के लिए यूज होता है, और आर्टिकल जब द लग जाता है इसका मतलब है कि ऑलरेडी कोई उसके बारे में बात हो चुका है, आपको आइडिया होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ से कट जाएगा। उसके बाद द हॉर्नबिल इज ऑफन डिस्प्लेड ऑन द ट्रेडिशनल। अभी हॉर्नबिल के बारे में यहाँ पे बात नहीं हुआ है। ओके, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 और 3। लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नागालैंड इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड इथनिकली डाइवर्स स्टेट। ऑप्शन नंबर 2 और 3 में आपको गड़बड़ होगा। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज द मोस्ट एंटिसिपेटेड कल्चरल कार्निवल ऑफ दिस स्टेट। ये वर्ड आपको बताएगा कि कौन स्टेटमेंट पहले आना चाहिए, मतलब कौन सा ऑप्शन पहले आना चाहिए। तो ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है पहले आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है क्या लगा हुआ है, पढ़िए थोड़ा सा, कल्चरल कार्निवल ऑफ दिस स्टेट। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है मोस्ट एंटिसिपेटेड मतलब बहुत ज़्यादा मोस्ट अवेटेड होता है। तो मोस्ट अवेटेड जो है एक कल्चरल कार्निवल है स्टेट का। तो कौन से स्टेट का? इसका मतलब है कि कोई स्टेट ऑलरेडी मेंशन है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपका 3 आ गया, उसके बाद 2 आ गया, बात समझ में आ गया, 3 2। उसके बाद 3 2 आ गया, उसके बाद आपके पास ऑप्शन देते हैं। देखिए कहाँ पे है 3 2 अगर ऑप्शन में होगा देता है सही हो गया। बाकी आपके लिए पढ़ देता हूँ। द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर। अब यहाँ से पढ़ लिए कि द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज द मोस्ट एंटिसिपेटेड कल्चरल कार्निवल ऑफ दिस स्टेट। अब आता है द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर द इंडियन हॉर्नबिल। एक इंडियन हॉर्नबिल एक बर्ड है, इसके नाम से एक बनाया जाता है फेस्टिवल। ओके, दिस फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर इंडियन हॉर्नबिल। तो यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा। और उसके बाद द हॉर्नबिल इज ऑफन डिस्प्लेड ऑन द ट्रेडिशनल ट्राइबल हेजर्स ऑन ड्यूरिंग द नागा फेस्टिवल। नागा फेस्टिवल के ड्यूरिंग आप लोग देखने को मिलता है हॉर्नबिल। तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 2 1 4 आपको ऑर्डर मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आपको कर लेना है। 1-2 क्वेश्चन आप लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं आपका अपना एग्जाम में, ठीक है, आशा रख सकते हैं।
ओके, कि क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए बाकी आप थोड़ा सा 2 जीके चीज़ें बता देता हूँ। हॉर्नबिल जो है फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, ओके, आप लोग याद रख लीजिएगा। और जो हॉर्नबिल है से बोथ अरुणाचल प्रदेश और केरला का स्टेट बर्ड है, नागालैंड का स्टेट बर्ड नहीं है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और केरला का स्टेट बर्ड है। लेकिन हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो आज आपका नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज। इडियम और फ्रेज का मतलब बताइए। फेयर एंड स्क्वायर, क्या इसका मतलब होता है? फेयर एंड स्क्वायर। काल में क्यूट, फिर से बोलता हूँ, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब बताना है, काम एंड क्विट। उसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू द रूल्स, बी इन बाई एनी मीन्स अवेलेबल या ब्यूटीफुल इन अपीयरेंस। मतलब अपीयरेंस मतलब होता है रंग रूप। सराफा आप लोगों ने सुना है ना, तेरा सराफा क्या हमदाम, उस तरह से सराफा का मतलब अपीयरेंस होता है रंग रूप, उसका मतलब होता है अपीयरेंस। तो फेयर एंड स्क्वायर जो होता है इसका क्या मतलब होता है? इस फेयर एंड स्क्वायर पहले जब क्रिकेट वगैरह चलता था ना तो उस तरह से बोला जाता था गेम्स वगैरह में कि जो है फेयर एंड स्क्वायर मैच होना चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स होना चाहिए, किसी भी तरह कोई भी अट्टेबाजी सट्टेबाजी गट्टेबाजी नहीं होना चाहिए गेम में। ओके, तो फेयर एंड स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि एकदम तरह का लॉयल्टी बरतना चाहिए कि हर एक रूल के साथ सब काम होना चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स होना चाहिए। देखिए बाई एनी मीन्स और अवेलेबल जो होता है, तो इसके लिए आपको एक बता देते हैं, किसी भी तरीके से एक इडियम्स आता है बाई हुक और क्रूक। तो बाई हुक और क्रूक का मतलब होता है किसी भी तरीके से। ओके, तो बाई एनी मीन्स, इसको एक याद रख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द रूल्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस फेयर एंड स्क्वायर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। गिव द एंटोनिम ऑफ द फैलेसी। एक वर्ड है फैलेसी, इसका मतलब आपको बताना है क्या होता है, उसके बाद पता चलेगा, तभी तो आप लोग इसका एंटोनिम खोजेंगे। देखिए आपको जो फैलेसी वर्ड है इसका मतलब होता है एंटोनिम बताना है ना। फैलेसी मतलब होता है एक तरह का, बोल सकते हैं कि झूठा चीज़, क्या था, फॉल्स स्टेटमेंट टाइप का जो कुछ होता है वह होता है, उसको बोलते हैं फैलेसी। तो इसका अपोजिट में चला जाएगा ट्रूथ, यानी कि सच्चाई, यानी कि कोई गलत चीज़ है और एक सच्चा चीज़ है। तो फैलेसी मतलब वही होता है कोई गलत टाइप का स्टेटमेंट। आइए देख लेते हैं थोड़ा बहुत। फैलेसी का मतलब एक होता है कोई बुरा चीज़, या फिर एक बुरा चीज़ नहीं बोल सकते हैं, गलत चीज़ एक तरह से बोल सकते हैं। तो गलत होगा तो बुरा तो ही जाएगा नहीं जी। तो एक गलत चीज़ बोल सकते हैं, बुरा चीज़, तो ये हो गया आपका रोंग बिलीफ। ओके, उसके बाद और तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रूथ हो जाएगा। इसका देख लीजिए। बाकी एक जो वर्ड है उसको बता देते हैं। फ्लॉ, फ्लॉ मतलब क्या होता है? मिस्टेक वगैरह। और ट्रिक मतलब होता है कॉन्स्पायरेसी। ट्रिक वर्ड इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कभी कभी। ट्रिक मतलब होता है कॉन्स्पायरेसी, यानी कि षड्यंत्र, मंत्रा क्या कही। ओके, क्वेश्चन 6 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक। इट वॉज डिफिकल्ट टू डैश गोपाल टू वॉच अ हॉरर मूवी। अब बोला जा रहा है कि वह बहुत ही डिफिकल्ट था क्या करने के लिए? गोपाल को एक हॉरर मूवी देखने के लिए। अगर थोड़ा सा सारा डालिए ऑप्शन और मीनिंग समझिए और इसको डालिए। परसुएट, कंसल्ट, डिसुएट या फिर कन्फर है। देखिए एक तरह का होता है, इसमें चला जाएगा परसुएट, यानी कि एक तरह का हॉरर मूवी है, यानी कि कंजूरियर मूवी आप लोग देखे होंगे। तो गोपाल बोले भाई चलो भाई मूवी देख लेते हैं। तो बोले अरे भाई ये सब हमसे नहीं होगा, कोई लव स्टोरी मूवी लगा है तो चलो, हॉरर मूवी हमसे ना होगा, रात के बुरे बुरे सपने आने लगते हैं। तो इस तरह से गोपाल बोला। तो गोपाल को परसुएट यानी कि राजी करना बहुत ही ज़्यादा क्या है, डिफिकल्ट है कि अब हॉरर मूवी देखना। तो परसुएट मतलब राजी करना होता है। मीनिंग पता होगा तो यहाँ पे सही चला जाएगा। तो मीनिंग बेस्ड कुछ कुछ वर्ड्स भी आप लोग दे सकते हैं फिलर्स में। ओके, आपका पार्टिकुलरली मैं जेएसएससी के बारे में बात करूँ एग्जाम में, ठीक है, जेएसएससी जीएल, तो फिलर्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ओके, तो फिलर्स वगैरह आप लोग पूछते हैं तो ध्यान रखिएगा। ऐसे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कैसे ही पूछे तो आपको बना लेंगे। परसुएट सही चला जाएगा। बाकी सारा कंसल्ट मतलब तो समझते हैं आप लोग, सलाह लेना, एडवाइस वगैरह होता है। डिसुएट मतलब देखिए एक बताते हैं हम। डिसुएट मतलब क्या होता है ना कि किसी को आप लोग राजी करना है। एक तो परसुएट मतलब राजी तो कर लिए, लेकिन डिसुएट मतलब किसी को कोई काम न करने के लिए राजी करना, उस केस में डिसुएट होता है। बस समझ में आ गया? किसी काम किसी आदमी को नहीं मान रहा है, ठीक है, तो नहीं मान रहा है तो उसको आप लोग राजी कर लिए कि चलो भाई ये जो है से मान गया वो काम नहीं करने के लिए, तो उस केस में डिसुएट होता है। और कन्फर का मतलब तो प्रोवाइड होता है, प्रदान करना। तो आई होप कि सारा ऑप्शन क्लियर होगा। तो परसुएट ही सही मीनिंग देगा। इट वॉज डिफिकल्ट टू परसुएट गोपाल टू वॉच अ हॉरर मूवी, अर्थात गोपाल को जो है से राजी करना बड़ा ही मुश्किल है कि वह जो है से एक हॉरर मूवी देखेगा, ठीक है, सिनेमा हॉल में या कहीं भी। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, आपको वन वर्ड बताना है। तो अ डायनामिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल सोशल एंड रिलीजियस चेंज। क्या है? पॉलिटिकल सोशल और रिलीजियस चेंज, मतलब एक तरह का बहुत सारा एक ऐसा चेंज जिससे पॉलिटिकल भी आप लोग उथल पुथल कर दे, पूरा सामाजिक उथल पुथल कर दे और रिलीजियस चेंज वगैरह कर दे, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट, म्यूटिनी, वार या फिर क्रूसेड। तो देखिए इसको एक तरह का क्रूसेड बोला जाता है, धर्मयुद्ध टाइप का। क्या बोलते हैं? धर्मयुद्ध टाइप का, जिसमें हर एक चीज़ बदल जाए, तो उसको आप लोग क्रूसेड का नाम देते हैं। पॉलिटिकल सोशल और रिलीजियस चेंज, जिसको याद रखिएगा वन वर्ड था, क्रूसेड। कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद होता है, और वार देखिए क्या होता है, विवाद जब थोड़ा बड़ा रूप ले लेता है तो वार हो जाता है। म्यूटनी वगैरह जब कहीं पे कोई सिपाही वगैरह बोलते हैं, आर्मी वगैरह विद्रोह कर देता है, तो उसको आप लोग म्यूटनी का नाम देते हैं, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट जो गिवन है उसका कौन सा सेगमेंट है उसमें ग्रामेटिकल एरर है। द वेदर वाज मच मोर वार्मर देन इट वाज अ फ्यू डेज बिफोर, इज मच देन इट वाज अ फ्यू डेज बिफोर द वेदर, या फिर मोर वार्मर। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो वार्मर ऑलरेडी एक कंपेरेटिव डिग्री है, उसके पहले जो मोर लगाया हुआ है तो एक जो है से कंपेरेटिव अलग से लगाया हुआ है ऑलरेडी, उसके पहले एक और कंपेरेटिव लगाना गलत माना जाता है। ऑलरेडी यहाँ पे कंपेरेटिव है तो इसके साथ एक और कंपेरेटिव वर्ड नहीं लगेगा। कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको आप लोग मोर या मोस्ट लगाकर कंपेरेटिव और सुपरलेटिव रेस्पेक्टिव बनाते हैं, बट यहाँ से ईआर लगा हुआ है ऑलरेडी, तो ईआर लगा के भी कंपेरेटिव बनाने का तरीका होता है। तो अलग से अगर ईआर लगा हुआ है तो अलग से कोई एक कंपेरेटिव वर्ड देना गलत माना जाता है। ओके, तो यहाँ पे मोर को आप लोग एलिमिनेट कर लीजिए, ऑप्शन ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। द वेदर वाज मच वार्मर, ठीक है, तो मच वार्मर, आप लोग वार्मर वार में अनकाउंटेबल नाउन जैसा है तो आप लोग मच यूज कर सकते हैं, ठीक है, काउंट तो कर नहीं सकते हैं। मच वार्मर देन इट वाज अ फ्यू डेज बिफोर, तो पार्ट नंबर कहाँ पे चला गया, पार्ट नंबर डी में चला जाएगा, ठीक है। डबल कंपेरेटिव आप लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से यूज गलत माना जाता है। क्वेश्चन 9 पे देखते हैं, अब एक्टिव वॉइस में इसको चेंज कीजिए, जो गिवन सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है, और आप लोग पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि सेंटेंस जो गिवन है वह किस सेंटेंस में है। आई एम पेड वीकली बाय माई ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको पहले तो शुरू पता चलना चाहिए कि किस सेंटेंस में है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यह वाक्य है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, क्योंकि ईजेम आर आप लोग देखे होंगे, ईजेम आर उसके बाद अगर V3 लगा हुआ है, ओके, ये पैसिव फॉर्म में होता है, और प्रेजेंट फॉर्म में तो आपको पता ही होगा सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 रहता है एक्टिव वॉइस में, ठीक है, यानी कि नॉर्मल फॉर्म में। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, अब इसके बाद ईज एम आर के बाद V3 लगता है पैसिव में। तो ईज एम आर लगा हुआ है जिसको कन्वर्ट कीजिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 लगना चाहिए प्लस ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो आई एम पेड के माई ऑर्गेनाइजेशन, विल है तो काट लीजिए ऐसे ही, पेड है पास्ट टेंस काट लीजिए, वुड है काट लीजिए, विल का वुड होता है तो कट गया, विल का वुड नहीं होता, सॉरी, वो तो इंडायरेक्ट नेशन में होता है। देखते हैं तो यहाँ पे माई ऑर्गेनाइजेशन पेज मी वीकली, ध्यान दीजिएगा, माई ऑर्गेनाइजेशन पेज मी वीकली, माई ऑर्गेनाइजेशन है एक है, इसके लिए यहाँ पे सिंगुलर भर्ब आया है, एस लगने पर भर्ब प्लुरल सिंगुलर हो जाता है, और उसके बाद जो वर्ड था बाकी मी, तो यहाँ का माई ऑर्गेनाइजेशन है तो मी वीकली लग जाएगा। ओके, तो इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 10 देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम समझते तो है ना अच्छा, पता है मतलब मेरे स्टूडेंट ने कुछ मजाक करते रहते हैं मुझे से भी एक बार पूछ रहे थे कि सर सिनोनिम का सिनोनिम क्या होगा, उन लोग के द्वारा पूछा गया तो बोला सर सिनोनिम का सिनोनिम होता ही नहीं है बोले गजब बेइज्जती है। देखिए यहाँ से पोइग्नेंट होता है, क्या होता है, एक पोइग्नेंट वर्ड है, इसका मतलब कि आपको बताना है टचिंग, क्विट है, उसके बाद अब ब्यूटीफुल है, फिर हैप्पी है। देखिए पोइग्नेंट मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मार्मिक, क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मार्मिक, मार्मिक समझते हैं, कुछ चीज़ अगर दिल को छू जाता है, टच कर जाता है तो उसको आप लोग मार्मिक बोलते हैं। तो करेक्ट इसका जो जाएगा सिनोनिम वो टचिंग चला जाएगा, समझ गए। तो पोइग्नेंट का मतलब होता है एक तरह से दिल को छू जाने वाला चीज़, ओके, तो उसको बोलते हैं पोइग्नेंट मोमेंट, टचिंग मोमेंट। ओके ओके ना, टचिंग मतलब होता है एक पिटीफुल तरह का, ठीक है, तो इसको मार्मिक मोमेंट आप इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन 11 देखते हैं, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस है गिवन है उसका आपको अंडरलाइन पार्ट को क्या करना है, इंप्रूव करना है। अंडरलाइन है फेल ओवर, सेंटेंस पढ़ा जाए, ही फेल ओवर इन स्टडीज ओविंग टू हिज इलनेस। देखिए ओविंग टू भी एक फ्रेज की तरह यूज होता है, इसका मतलब होता है ड्यू टू, क्या होता है, ड्यू टू मतलब होता है बिकॉज ऑफ, बिकॉज मतलब के कारण, ठीक है, समझ लीजिएगा, बिकॉज ऑफ के कारण होता है। तो ही फेल ओवर इन स्टडीज ओविंग टू हिज इलनेस, तो क्या होता है, इलनेस है, ध्यान समझिएगा, अगर थोड़ा सा इलनेस है, साफ साफ यहाँ पे ना आपको फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन पूछा गया, अगर मीनिंग पता होगा तो बना लीजिएगा, मीनिंग पता नहीं होगा तो नहीं बना पाइएगा। तो ही फेल ओवर इन स्टडी ओविंग टू इलनेस, बीमारी के चलते वो पढ़ाई नहीं कर पाया, तो इसका मतलब क्या होता है, फेल आउट लगना चाहिए, फेल बिहाइंड होना चाहिए, फेल ओवर होना चाहिए, या फिर नो जो है से इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, या फेल ओवर ही सही है। देखिए इसमें चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यों, फेल बिहाइंड का मतलब होता है टू फेल टू डू समथिंग, अगर किसी काम को करने में आप लोग असक्षम हैं, फेल हो गए, तो वहाँ पे फेल बिहाइंड का यूज किया जाता है, फेल बिहाइंड इन स्टडीज ओविंग टू हिज इलनेस, यानी ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। क्लियर, इसको ध्यान से देखिएगा, फेल बिहाइंड चला जाएगा। आंसर तो आपका हो गया फेल बिहाइंड, बाकी सारे जो ऑप्शन है क्लियर देखिए उसको भी करते हैं। फॉल ओवर का मतलब होता है लॉसिंग वंस बैलेंस, यानी कि अपना बैलेंस को लॉस कर देना, तो ऐसा तो कुछ बात नहीं था बैलेंस लॉस करने का। एक वर्ड आता है फॉल बिहाइंड, इसका मतलब होता है फेल टू डू समथिंग, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टडी करने में वह बीमारी के चलते क्या रहा था, असमर्थ रहा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी चला गया।
फॉल आउट का मतलब क्या होता है? फॉल आउट मतलब टू आर्ग्यू विद समबडी, यानी किसी के साथ क्या करना, बहस करना। और फॉल फॉर मतलब होता है टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समथिंग। क्या होता है? टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समथिंग, यानी किसी के प्रति आप लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपका हो गया तो उसको फॉल फॉर बोला जाता है। ठीक है, चलिए आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी, फेल बिहाइंड, यानी कि कोई काम करने में असमर्थ हो जाना, टू फेल टू डू समथिंग। क्वेश्चन 12 देखते हैं, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है गिवन सेंटेंस को। राज सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज हेल्प मी इन दिस टास्क, इस हेल्प टास्क में मेरा हेल्प करो। यहाँ पे प्लीज वर्ड है, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस आ गया। तो इंपरेटिव सेंटेंस में आप लोग ऑर्डर, रिक्वेस्टेड वगैरह वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद दैट आप लोग यहाँ पे इन्वर्ट को हटा के 2+V1 का यूज करते हैं, दैट वगैरह नहीं आता है। तो राज यहाँ पे देख लीजिएगा रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ऑर्डर वगैरह तो लगेगा नहीं, तो पहला ऑप्शन ऐसे कट गया। और सेट टू का तो सेट टू रहेगा नहीं, तो भी ऑप्शन कट गया। सेट टू या तो टोल्ड में चेंज होता है जनरली, इम्प्रोटिव में ऑर्डर वगैरह रिक्वेस्टेड वगैरह में चेंज होता है। ठीक है, तो 1 और 2 तो कट गया। बाकी देखते हैं सेकंड और थर्ड। राज रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू हेल्प हिम इन दैट टास्क, और एक है राज रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू हेल्प हिम इन दिस टास्क। अब यहाँ पे दिस का दिस छोड़ दिया है और दिस का दैट छोड़ दिया है, कौन सही है? तो देखिए जो दिस दैट वगैरह जो वर्ड वगैरह होता है, दिस वर्ड होता है, ठीक है, या फिर दिस हो दीज हो, तो सारा कन्वर्ट हो जाता है दिस का दैट में, दीज का दोज में। ठीक है, स्टरडे का आपका द प्रीवियस डे हो जाएगा, टुडे का हो जाएगा आपका, टुडे का भी दैट डे हो जाता है। ओके, और टुमारो का द फॉलोइंग डे हो जाता है। ठीक है, या द नेक्स्ट डे हो जाता है। तो इस तरह से कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं उसका भी कन्वर्जन हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो दिस नहीं लगेगा, दैट लगेगा। थोड़ा सा अगर गड़बड़ कीजिएगा देखिए थोड़ा थोड़ा मिस्टेक दिया जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सी नहीं होगा। दिस को दिस नहीं छोड़ना है, दैट में कन्वर्ट कर देना है। अगर यहाँ पे दीज रहता तो आपको दोज करना पड़ता। ठीक है, और दीज रहता तो यहाँ पे टास्क ना होकर टास्क हो जाता, टास्क एस लग जाता लास्ट में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड। आपको वन वर्ड बताना है। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। एक ऐसा सोसाइटी के बारे में कल्पना करना जहाँ पे कोई गरीबी वगैरह ना हो या फिर सफरिंग को ना हो, यानी कोई बीमारी वगैरह ना हो, कुछ नहीं हो, सब कोई खुशी से रहे। एक ऐसा सोसाइटी को क्या बोलते हैं? हेवन बोलते हैं। उसके बाद ये यूटोपिया, उसके बाद ये ड्रीमलैंड बोलिएगा या फिर पैराडाइज। तो ड्रीमलैंड लगा देते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि आप लोग का ड्रीम है, पॉवर्टी वगैरह सारा खत्म हो गया, कोई भी बीमार उमार नहीं है, तो उसको आप लोग ड्रीमलैंड लगा लीजिएगा, गलत हो जाएगा। एक तरह के इस तरह का सोसाइटी को यूटोपियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटोपियन सोसाइटी। आप लोग 10th क्लास का बुक और पढ़े होंगे हिस्ट्री में, एक यूटोपियन सोसाइटी। तो एक तरह का आइडियल सोसाइटी होता है जहाँ पे कोई मतलब एक तरह से गरीब वगैरह नहीं होता है, हर एक चीज़ सुख सुविधा से भरा रहता है, संपन्न रहता है। ठीक है, लबालब भरा रहता है सुख सुविधा से, तो उसको बोला जाता है एक तरह का यूटोपिया, एक आदर्श समाज, इसको समाज बोला जाता है इसको। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, गिव द एंटोनिम ऑफ हैसल्ड। एक वर्ड है आपको हैसल्ड, तो इसका मीनिंग आपको बताना है। क्या होना चाहिए? रिलैक्स्ड, एनवायर्ड, वरीड या फिर स्ट्रेस्ड। देखिए हैसल्ड का मतलब होता है आपका एक तरह का बहुत ज़्यादा एनवायर, चिचड़ा टाइप का, यानी कि दुखी, एक तरह का बोल सकते हैं चिंतित। ओके, स्ट्रेस्ड में रहने वाला पर्सन। तो हैसल्ड का मतलब यही होता है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा, यानी कि किसी तरह का कोई चिंता नहीं है। ओके, किसी से कोई चिड़ा नहीं, आराम से इंजॉय लाइफ कर रहा है। ओके, तो हैसल जो वर्ड है हैसल्ड, इसका मतलब हो जाएगा रिलैक्स्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा? एंटोनिम रिलैक्स। बाकी एनवायर्ड, वरीड और स्ट्रेस्ड इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ताकि आपको समझ में आ चुका है। एनवायर्ड मतलब एक तरह समझते हैं आप लोग वरीड, चिंतित, ठीक है, चिड़ा हुआ टाइप का इंसान जो होता है उसको आप लोग बोलते हैं हैसल्ड। ओके, इसका अपोजिट मीनिंग चला जाएगा रिलैक्स्ड, काम टाइप का इंसान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो गिवन सेंटेंस है उसको आपको अंडरलाइन करना है। 49 लीटर्स क्या है? 49 लीटर। 40 का स्पेलिंग याद है ना? बहुत लोग तो 40 ऐसे भी लिखते हैं, FOURTY। ठीक है, तो ऐसे मत लिखिएगा। अभी भी कुछ कुछ आगे चल के गलत करते हैं। होता क्या है ना कि जैसे कि ये सब छोटे छोटे चीज़ होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो जो ऐसे आप भूल जाइएगा। जैसे कि मेरा बच्चों के साथ हमेशा से इंटरेक्शन रहता ही है, तो ये सब मुझे भूलता नहीं हो जनरली। ओके, तो 49 लीटर्स क्या है? 49 लीटर्स ऑफ मिल्क। आप लोग भी थोड़ा बहुत बच्चे से इंटरेक्ट करके रखा कीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ाया कीजिए। ओके, फायदा आप लोग को भी देखने को मिलेगा। 49 लीटर्स ऑफ मिल्क आर डोनेटेड बाय द कमिटी टू द ऑर्फनेज एवरी वीक। ध्यान दीजिए, डेली हर वीक में दिया जा रहा है। ठीक है, हर एक वीक में दिया जाता है क्या? 49 लीटर ऑफ मिल्क। ओके, चलिए, अब ऐसा क्यों दिया जाता है आप लोग सोचते रहिए। लेकिन हम लोग को क्या करना है? जो अंडरलाइन पार्ट है उसको जो है हम लोग को इम्प्रूव करना है। अगर यहाँ से देखा जाए 49 लीटर्स ऑफ मिल्क, ध्यान दीजिएगा आर डोनेटेड होना चाहिए। आर इसको अंडरलाइन किया हुआ है तो क्या इंप्रूव कीजिएगा? आर डोनेटेड बाय अ कमिटी। द की जगह पे आर लगना चाहिए। आर बीइंग डोनेटेड
बाय द कमिटी या इज डोनेटेड बाय द कमिटी या फिर नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। पहले तो आपका एक कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, कभी भी आप लोग सोचिएगा कि आर डोनेटेड लगना चाहिए पैसिव सेंटेंस में, तो यहाँ पे भूल जाइएगा। देखिए यहाँ पे आर डोनेटेड नहीं लगेगा, क्योंकि अगर 49 लीटर्स ऑफ मिल्क जो है से दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है ऑर्फनेज के द्वारा, यहाँ पे कोई जो है से यहाँ पे दिया जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा ये इन लोग का डेली का हैबिट में है। क्या है? डेली का हैबिट में है, इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। ओके, क्या है? प्रेजेंट टेंस में, और ये पैसिव सेंटेंस में है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा आर यहाँ पे नहीं लगेगा, इज लगना चाहिए। क्यों इज लगेगा? क्यों? क्योंकि द 49 लीटर्स, ध्यान दीजिए कभी भी एक फ्रैक्शनल पार्ट वगैरह आता है या परसेंटेज वाइज आता है, तो उसके साथ देखिए कि नाउन कैसा यूज हुआ है। तो यहाँ पे 49 लीटर्स हो जाए, 50 लीटर्स हो जाए, या फिर 100% हो जाए, 2/3 हो जाए, तो उसके बाद अगर ये सब वर्ड आएगा, उसके बाद देख लीजिएगा कि नाउन किस तरह, किस नेचर का है। अगर अनकाउंटेबल होगा तो उसके साथ आप लोग को सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ जाएगा, और अगर काउंटेबल नाउन होगा तो आपको प्लूरल वर्ब लगाना पड़ जाएगा। तो यही सारा है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इज डोनेटेड लगेगा। ओके, इज डोनेटेड, डिनोटेड नहीं, डोनेटेड, बहुत लोग डिनोटेड भी लिख देंगे स्पेलिंग इसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत है या फिर से समझा दूँ? देखिए फिर समझा देता हूँ, मुझे लगता है कि दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि 49 लीटर्स है, तो 49 लीटर एक तरह से बोल सकते हैं कि आप लोग यहाँ से जो है इसको आप लोग मेजरमेंट एक तरह का 49 लीटर्स एक तरह का फ्रैक्शनल पार्ट वगैरह हो जाए, कोई चीज़ परसेंटेज में हो जाए, कोई चीज़ मेजरमेंट आप लोग कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है वर्ड देख लीजिए कि कैसा है ना, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो अगर काउंटेबल होगा तो यहाँ पे आर लगा लीजिएगा, और अगर यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसके बाद यहाँ पे इज लगा लीजिएगा। तो इसके साथ जो है इज डोनेटेड बाय द कमिटी लगेगा। ओके, तो इस तरह से कोई चीज़ था। चूंकि सेंटेंस पैसिव में इसीलिए आर लगा हुआ है। यह जो है से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और ये देखिएगा डेली हैबिट में है। क्यों? क्योंकि ऑर्फनेज को एवरी वीक दिया जाता है, तो बोल सकते हैं हैबिट या रूटीन में है। तो इस तरह से यहाँ चला जाएगा प्रेजेंट टेंस में ही। तो ईजेम आर प्लस V3 होता है ना पैसिव में, तो उसी तरह से इसको लगाया गया है। आई होप कि अब तो समझ में आ चुका हो, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। ओके, यहाँ तक आते हैं जीएच लिखिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लाइक करने के लायबल है, मैं बार बार बोलता हूँ, तो यहाँ तक आते हैं तो इसको लाइक वगैरह कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।